मेरे साथ हैं भाई सुंदर चौधरी, दिल्ली प्रदेश प्रतिनिधि, कांग्रेस कमेटी आई और जिले में महामंत्री हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा से जो दिल्ली में चली उसके अंदर सम्मिलित हुए थे और करते हैं भारत जोड़ो यात्रा पर भैया से चर्चा। भैया जी, भारत जोड़ो यात्रा का क्या संदेश है? देखिए, ऐसा है, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह आज देश के अंदर धर्म और जाति के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है और तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज देश के अंदर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आज देश के अंदर महंगाई आसमान छू रही है। व्यापारी मेरा भाई वो परेशान है। युवा जो MA BA करके आज धक्के खा रहा है नौकरी के लिए। बेरोजगारी देश के अंदर चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। इसलिए हम सबके नेता, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जनाब कश्मीर तक। ये संदेश दे रहे हैं RSS और BJP को, जब जब देश में धर्म के नाम पर कोई तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो उस समय पहले लड़ाई लड़ी देश के अंदर गांधी परिवार ने, नेहरू जी ने देश को एक सूत्र में पिरोया और ऐसी एक सूत्र में आज राहुल गांधी जी पिरोने जा रहे हैं पूरे देश को। और दिखा देंगे हम कि जब जब कोई धर्म पे राजनीति करेगा वो धर्म कभी अब हम पे हैवी नहीं होगा। हम सब भाईचारा है, हम सब भाई है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हम सब भाई भाई है। सुंदर जी, जैसे आपने कहा कि हम सब भाई हैं और इस बात को राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हम सब लोग भाई हैं और एक रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मगर राहुल गांधी जी ने लाल किले के मंच से कहा कि मुझे कहीं भी नफरत नहीं मिली, मुझे सभी जगह प्यार मिला, स्नेह मिला, भाईचारा मिला। तो जब नफरत है ही नहीं तो वो कौन सी नफरत खत्म करने जा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी जब चले और जहां जहां से निकले वहां सब जगह प्यार मिला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कहीं नफरत नहीं दिखी। लेकिन नफरत दिखी है, ये भी राहुल गांधी ने खुलासा किया है चैनलों के द्वारा, मीडिया में दिखाया जा रहा है नफरत की तरह। हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है चैनलों के अंदर, आपने देखा होगा। नफरत वो नफरत है जो आज लोगों को दिखाई जा रही है, देश को जो दिखाया जा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि कहीं नफरत है ही नहीं। यही राहुल गांधी जी लेके चले हैं कि देश में कोई नफरत नहीं है, सब भाईचारा है, प्रेम है। इसीलिए हम बोल रहे हैं आपसे। कांग्रेस के टाइम में क्या दंगे कभी हुए या नहीं? देखिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे BJP की सरकार हो, दंगे जो होते हैं किस तरीके से वो दंगे, वो आप किसी धर्म पे मत लो, उनको जातिवादी पे मत नहीं लेना चाहिए। दंगे हुए, दंगे किस हालात में हुए, किस दिशा में हुए, क्यों हुए, आप उस पे मंथन करो, क्यों हुए वो दंगे। आप उसे किसी पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं, आप किसी धर्म से क्यों उसको जोड़ा जा रहा है दंगों को? आपने जो कहा मैंने आपकी बात मानी, मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस शासन काल में दंगे हुए या नहीं? मेरे हिसाब से तो कोई दंगे हुए ही नहीं है कांग्रेस के शासन में। चाहे वो मलियाना का हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, चाहे और बहुत सारे दंगे हो, 84 जैसे, वो दंगे ही दंगे नहीं थे, वो नरसंहार थे। वो दंगे नहीं थे, नरसंहार थे, जहां पर कि एक समुदाय विशेष के लोगों को टायर डाल के जला दिया गया और उनको ये पूछ के कि इसकी जूड़ी है, इसकी दाढ़ी है, वो जलाए गए और कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, सजाए हुई हैं। कांग्रेस शासनकाल में कांग्रेस के ही नेता कुछ अरेस्ट हुए जिन्हें सजाए हुई हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये वाक्य में काला दिवस है, मैं इसको मानता हूँ। 84 के दंगे जो हुए वो हालात क्या थी, क्या उस समय रही है। दंगे देखो, जो दंगे करता है वो दंगे दंगाई होते हो, वो किसी धर्म से उनको आप एक तो किसी धर्म से मत उसको जोड़ो कि वो कौन थे, क्या नहीं थे।
मरने वाले तो किसी एक धर्म से थे ना। वो सरकारी आंकड़े हैं, मना नहीं करता कि क्या आंकड़े दिखाए सरकार ने। मैं मानता हूं कि दंगे हुए हैं, लेकिन दंगे किस हालात में हुए, क्यों हुए दंगे, ये जांच का सरकार का आदेश है, प्रशासन का जांच का हुआ है। लेकिन देखो, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, ये 84 हमारे लिए काला दिन है। जिम्मेदारी बनती है उस समय। यूपी के अंदर बहुत सारे दंगे हुए, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, मलियाना का हो, या और कोई दंगे थे, वहां पर जाट मुस्लिम दंगे लगातार चर्चा में रहे। वो भी कांग्रेस शासनकाल में, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दंगे हुए। बिहार के भी कई भागलपुर जैसे दंगे मशहूर रहे। ऐसे दंगों को वो दंगे ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, जहां पर कि लोगों को काट काट कर कुएं भर दिए गए। उन दंगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन दंगों में जो भी आरोपी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता से अपनी बात को रख रहा हूँ। जो भी लोग इनमें आरोपी है, बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए एक काला धब्बा है, जनाब काला धब्बा है। आपने कहा कि जो भी दंगा करता है, दंगाई के साथ में सख्ती से निपटा जाना चाहिए। और सख्ती से क्या मोदी सरकार ने या योगी सरकार ने दंगाइयों को नहीं निपटा है? देखिए, अगर आप यूपी के आंकड़े उठा के देखे जाए, इस समय यूपी में कितने दंगे हुए हैं, कितनी गुंडागर्दी, क्राइम बढ़ा है स्पीड से, तो वो तो आप निकालिए, आप रिकॉर्ड निकालिए ना। आज यूपी मेरे ख्याल से नंबर 2 पे जा रहा है गुंडागर्दी में, बदमाशियों में। बड़ा ये तो आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा इस चीज को। बड़े दंगे 2014 के बाद से 2022 तक कितने हुए? ये तो आप जांच करो ना, सीधे कितने हुए, कितने नहीं हुए। प्रदेश के पदाधिकारी हैं, आपके पास भी आंकड़े हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि यूपी में 2013 से ज्यादा दंगे हुए इस समय 2022 तक। हमारी कांग्रेस की जब सरकार थी 2012 के समय में, यूपी में जो सरकार थी, गठबंधन से जो सरकार थी, उसमें और आज में बहुत फर्क है। यूपी के अंदर दंगों में आज दंगे ज्यादा हुए हैं वहां पे। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2014 के बाद दंगों की घटनाएं कम हुई है, बम विस्फोट की घटनाएं कम हुई हैं। क्या ये सच है? जैसे कि बम विस्फोट, समझा नहीं है, बम विस्फोट कैसे? जैसे बसों में जो बम फटते थे, कनाट प्लेस में, सोई नगर में, लाजपत नगर में, गोविंदपुरी में, जिस तरह की बम फटने की घटनाएं होती थी, क्या घटी हैं या बढ़ी हैं? ये क्या कांग्रेस करवाती थी इनको? क्या आप ये बोलना चाहते हो क्या? मैंने तो कहा ही नहीं। आप मतलब बोलना क्या चाहते हो आप? मैंने बोला ना, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। हाँ? ना जाति होती है, ना उसका कोई सरकारी उसे धर्म से, उसको आप धर्म से क्यों? धर्म से नहीं जोड़ रहे। हम ये पूछ रहे हैं कि जो बम विस्फोट की घटनाएं कुछ घटी हैं या बढ़ी हैं, चाहे वो विदेशी आतंकवादी करते थे या देश के अंदर के असामाजिक तत्व करते थे, उन घटनाओं पे अंकुश लगा या नहीं? तो आप बताओगे, मुझे तो पता नहीं हुआ इस बारे में। सरकारी आंकड़े तो ऐसे नजर आते हैं कि बिल्कुल बहुत कम हुए। अच्छा, अभी इतने बड़े, आपको इतने बड़े बड़े दंगे हुए, जो ये अपने क्या कहते हैं, जमुना पाल में जो एक दंगा दिल्ली के अंदर, और ये जो यहाँ पे हुआ, जो ये दंगे नहीं है, आपको नजर नहीं आते? साहिबाग को 4 लोग जो मर गए, कितने लोगों को चोटें पड़ी है, कितनी संपत्तियां, करोड़ों का नुकसान हुआ, ये दंगे नहीं है? कहाँ पर? इसको दंगे नहीं कहते। शाहीन-बाग वाला दंगा हुआ, शाहीन बाग में कोई, जमुना पाल जो दंगे हुए हैं, शाहीन बाग में दंगा हुआ, जमुना पाल में जो दंगे हुए, ये दंगे नहीं है। पूरे दिल्ली में घबराहट हो गई। पूरी शाहीन बाग में जो आंदोलन चला, उसमें शाहीन बाग में जो आंदोलन चला, उसके अंदर किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। मैंने क्या बोला आपसे? आंदोलन चला, 4 लोग मारे गए, नहीं मारे गए? कहाँ? 4 लोग मरे, नहीं मरे दंगों में? अभी जो हुआ था दंगा हिंदू मुस्लिम का जो किया गया, जो कहाँ दिल्ली के अंदर से जमुना पाल अभी फिलहाल में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा ही नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। हाँ, जो ताहिर हुसैन वाले में 4 लोग नहीं मारे गए, लगभग 47 लोग मारे गए थे, जिसमें कि देगी और अमित कई सारे थे, एक दिल्ली पुलिस के हवलदार, बहुत सरकारी कर्मचारी। इस दंगों को आप क्या कहोगे? इस दंगे में, इस दंगों को क्या आप क्या कहोगे कि ये सरकार प्रायोजित दंगे थे, सरकार की सह पे हुए, और इसमें कुछ
पार्टी के किसी एक पार्टी विशेष के लोग सरकार की सहपर हुए कौन मेरा सी नाम सरकार? लिया है। कौन सी सरकार? और इसमें कौन सी सरकार? पहले सुनिए तो सही, मैं सरकार बताइए ना, पहले आपने सरकार के सरकार का नाम लिया मैं तो आपसे सरकार पूछ बताइए रहा आप। हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं आप कि क्वेश्चन में ताहिर हुसैन जैसे जो गिरफ्तार हुए निगम पार्षद थे किसी एक पार्टी के, और उनके समर्थक लगातार गिरफ्तार होते रहे, भगते रहे, और आज भी उस पार्टी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है या नहीं? देखिए ऐसा है मेरे मित्र पत्रकार साहब, आप दंगों को ना किसी धर्म से मत जोड़ो। मैं दंगों पहली बात तो मेरी आपने बात खत्म हो गई, पहली बात तो मेरी ये सुनिए। आपने कहा कि भाई जब अभी कोई बम विस्फोट हुआ या फिर कोई दुर्घटना हुई ऐसी, आप क्या बोलना चाहते हो? मतलब ये भी दुर्घटना है जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब है और सेंटर में बैठे मोदी साहब है। ये भी बहुत बड़ा एक दाग है। 47 लोग, ये दिल्ली में 47 लोग मरे हैं इसमें। आप इसको दंगे नहीं कहोगे क्या? मैं इस दंगे के इनकार नहीं कर रहा, मगर इसमें किसी एक पार्टी के नेताओं की भूमिका संदिग्ध रही या नहीं, आप क्या मानते हैं? अरे भाई, जिम्मेदारी किसकी बनती है इसमें? दिल्ली सरकार की और सेंटर सरकार की। दिल्ली में तो आंखों तले पुलिस वहां खड़े तमाशा देख रही है। दिल्ली सरकार की भूमिका कहीं संदिग्ध रही, आप ये मानते हैं? मैं कह रहा हूं पुलिस वहां खड़े तमाशा देख रही है। सीधी सी बात है, मिली भगत से काम हुआ है। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो ये हो जाता कि मुस्लिमों पे गोली चला दी, और कार्रवाई में थोड़ी सी मैं ये पूछना ढील दी उनको। दंगे बढ़े क्यों? जब पुलिस ने कार्रवाई की तो ये कहा गया कि भाई एक तरफा कार्रवाई हो रही है, और जब कार्रवाई नहीं कर रही थी तो क्यों नहीं कर रही? इन सवालों का जवाब आप क्या देंगे? कुछ भी नहीं है, सिर्फ देश के अंदर एक डर फैलाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, और मुस्लिमों का डर दिखा के वोट मांगा जा रहा है देश के अंदर। सुन लो मेरी बात, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं इस आपके चैनल के माध्यम से कि देश समझ चुका है। कब तक ये हिंदू मुस्लिम की रोटी सेकते रहेंगे बीजेपी आरएसएस वाले? अब नहीं चलेगा। आज देश की हालत क्या है? आज देश का युवा बेरोजगार है, व्यापारी भाई परेशान है, महिला वो परेशान है, मजदूर वो परेशान है, किसान वो परेशान है, और ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब देखिए जैसे कि अब भारत जोड़ो यात्रा चली है, लोग इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी जी को, लोगों का समर्थन क्यों? कांग्रेस के शासनकाल में बेरोजगारी थी या नहीं? नहीं थी। 2014 का आप आंकड़े उठाइए और आंकड़े हम दिखाते हैं। सभी लोग रोजगार पे थे। मैं कहता हूं 2013 का आप आंकड़े उठाइए सरकारी आंकड़े, सब हर लोग खुश थे, हर लोगों के, चाहे व्यापारी मजदूर किसान भाई, सबके खुशी थी चेहरे पे। आज क्या है देश के अंदर? सरकारी आंकड़े 2 करोड़ के आसपास के, तो मुझे याद है कि 2 करोड़ बेरोजगारों की लिस्ट जारी की गई थी कि 2 करोड़ बेरोजगारों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवा रखे थे, जो बेरोजगार थे, नौकरी मांग रहे थे सरकार आपको से। पता है आज मोदी सरकार 8 करोड़ लोगों को गेहूं बांट रही है, भूखे जो गेहूं दे रही है खाने के लिए। क्यों दे रही है वो? 8 करोड़ लोग देश के अंदर बेरोजगार है। आप 2 करोड़ की बातें कर रहे हो? 8 करोड़ लोग, इस 8 साल के अंदर 8 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। ठीक, भूखे इस समय रोटी तक नहीं मिल रही उन लोगों को। 8 करोड़ भुखमरी कितनी हो चुकी है देश के अंदर? ये हम मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। 2014 में जनसंख्या कितनी थी भारत की? ये आप देखिए क्या थी, कितनी और थी? आज की कुछ बढ़ी या घटी? नहीं आप पता आप ये क्या बोलना चाहते हैं? मतलब कि 2013 में क्या जनसंख्या थी, उससे आपका क्या मतलब है कहने? क्या बोलना चाहते हैं? जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अपनी नाकामी को ना सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। आप अपनी नाकामी को ऐसे नहीं छुपा सकते हैं। जनसंख्या बढ़ी है, और ये तो नेचुरली बात है सर, बढ़नी तो है जनसंख्या, लेकिन नाकामी मत छुपाइए आप। ये सुनो, जनसंख्या बढ़ेगी बिल्कुल। खेती की जमीन, मतलब आप कहते हो कि आप ये बोलना चाहते हो जनसंख्या बढ़ी इसीलिए बेरोजगारी हुई है? खेती की जगह। हाँ ना, मैं आपसे बयान पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हो कि जनसंख्या बढ़ी है इसीलिए बेरोजगारी हुई है। जनसंख्या बढ़ती गई इसलिए बेरोजगारी। कांग्रेस के टाइम में भी बेरोजगारी बढ़ी इसलिए। कांग्रेस के टाइम में मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? मैं ये पूछ रहा हूँ कांग्रेस के टाइम में 2 करोड़ आंकड़े थे या नहीं? अरे भाई साहब, मैं आपसे कांग्रेस के टाइम में 2 करोड़ आंकड़े थे या नहीं? नहीं थे, 2 करोड़ आंकड़े नहीं थे कांग्रेस समय में। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हो कि जनसंख्या बढ़ती है तो बेरोजगारी होती है देश के अंदर।
जनसंख्या बढ़ती है तो खेती पत्रकार साहब जिम्मेदारी से बात करिए आप। मैं आपसे क्या ये बोलना कह चाह रहा रहे हो हूँ, आप? मैं क्या कह रहे हो? पहले सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, जब खेती की जगह कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो खेत में काम करने वाला मजदूर कहाँ जाएगा? नहीं, वो आपने पहले क्या बोला? खेत खत्म हुए। आपने पहले क्या बोला? मैं यही कह रहा हूँ, खेत आपने पहले क्या बोला? बताइए आप। जनसंख्या आबादी बढ़ती है तो बेरोजगारी होती है। आबादी विस्फोट कहीं ना कहीं बेरोजगारी, जल संकट, गार्बेज के लिए जिम्मेदार होता है। आप बोल रहे हो चैनल में, हाँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हो। हाँ, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आबादी बढ़ती है तो बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी बढ़ती है, जिम्मेदार कौन? उसका सामग्री कम होती है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? सारी चीजों की कमी उसका जिम्मेदार कौन है? फिर सरकारें रही हैं जो पहले की है, जिन्होंने प्लानिंग नहीं करी, जिन्होंने जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए, और आज प्रयास हो रहे हैं। तो कॉमन सिविल कोड या जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की जाती है तो लोगों को ये कह के डराया जाता है कि किसी एक धर्म पे हमला हो रहा है। ऐसा नहीं है। आप बोल चुके हैं। हाँ जी। पत्रकार साहब मुझे बताइए कि देश का राजा कौन है इस समय? देश के राजा तो पब्लिक होती है। प्रधानमंत्री कौन है देश का? सेवक होता है, ड्यूटियन। चलो आपकी बात ये भी मान लेता हूँ, सेवक कौन है देश का? देश के सेवक नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्री, जिम्मेदारी राज्यों के मुख्यमंत्री। जिम्मेदारी किसकी बनती है इस समय? जो सेवक है उसकी जिम्मेदारी तो बनेगी। जो सेवक प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री है या नहीं है? हाँ, वो भी जिम्मेदार है। उसका प्रधानमंत्री लिखा जाता है, नाम नहीं लिखा जाता है। लिखा जाता है, मगर आप कहीं ना सुनिए, आप मेरी बात को आप सुनिए ना मेरी बात। आप ही बोलते हैं तो आप खुद बोल लो, मेरे बोलने दो। हाँ, बोलिए बोलिए। जिम्मेदारी बनती है देश के अंदर प्रधानमंत्री की, और जनता जवाब मांगती है राजा से। ठीक, कि हमें रोटी कहाँ मिलेगी, खाना कब मिलेगा, हमें रोटी मिल रही है या नहीं, अनाज सब घरों को मिल रहा है या नहीं। सुनिए, सरकारी आंकड़े आए हैं। आपने खुद सुनिए, आपने खुद 8 करोड़ तो परिवारों को खाना मिल रहा है। आप वो भी बोल लेना। हाँ। 10 करोड़ बेरोजगार है इस समय लोग, जिनके लिए खाना तक नहीं है, और उसको सरकार कह रही है इस बात को तो कि हम 8 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। हाँ, ठीक, देखो दे रहे हैं ना, सरकार दे रही है ना, खाना तो मिल रहा है ना, पक्का हो गया। सरकार खाना तो उपलब्ध करा रही है ना। तो लो। हाँ, ये तो मान लिया आपने कि सरकार 8 करोड़ आंकड़े दे रही है। हाँ, कि खाने के लिए खाने को दे रही है, खाने तक का मुहैया नहीं हो रही है। तो काहे की सरकार है भाई? आप काहे की सरकार है भाई? खेती की जगह कम होने पर जो खेत में काम करने वाले थे, जो खेती करने वाले थे, उनकी बेरोजगारी बढ़ी या नहीं बढ़ी? आज देश का युवा बेरोजगार है। चौधरी साहब BA MA करके डॉक्टर की ठोकरें खाएगा, और आज राहुल वाली गांधी जी वाली बात है कि पकौड़े बना रहा है। ये सच्चाई मानो आप मेरी बात। चौधरी साहब मेरी, और ये लोग सिर्फ कॉमन बात हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं देश के अंदर, धर्म और जाति को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। कांग्रेस पूरी इस लड़ाई को लड़ेगी, और हमारे राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कंधा से कंधा मिला के देश की लड़ाई को लड़ेंगे। चौधरी साहब, आप एक ऐसे समुदाय से भी देश से संबंध रखते हैं जो खेती से जुड़ा रहा है। बिल्कुल, मैं किसान जाट, गुजर, अहीर ये खेती करते थे। क्या आपके घर में खेती के लिए कोई परिवार बचा है? अपने खानपुर गांव में जिनकी खेती में आजीविका का साधन बचा है, कोई कर रहा है क्या? कारण क्या रहे? खेती क्यों छोड़नी पड़ रही है? जगह क्यों कम होती जा रही है? और क्यों वो जो खेती में जो अपना रोजगार करते थे उन्होंने क्यों छोड़ दिया और दूसरे रास्ते क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर खेती की जमीन नहीं रही जब तो दूसरे कामों की ओर आए हैं, और जब हम दूसरे कामों पे आए हैं, हम उस रोजगार को छोड़ के दूसरे पे आए। और भी बहुत सारे लोग जो खेती की जो करते थे, चाहे खेत में मजदूरी का काम करते थे या आप बोल चुके हो, पहले सुनिए, पूरी बात, पहला सवाल सुन लीजिए। खेती का काम करते थे या खेत मालिक थे, उन सभी की बेरोजगारी के कारण भी जनसंख्या विस्फोट होते हैं, जिससे पानी की भी कमी होती है, गार्बेज बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, हर तरह का। ये मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया की विश्व की सिस्टम कहता है। आप बोल चुके हो। क्या ये आप जिम्मेवारी से कह रहे हैं इस चैनल पे? हाँ। अच्छा, मुझे आप बताइए कि ये आरोप भी कांग्रेस पे लगेगा? सारी सरकारों पे लगेगा, जो करके गई है वो भी और जो कर रही है वो भी। बड़ी शर्म आती है मेरे को, और बड़ा दुख भी होता है कि आप जैसे इतने अच्छे पत्रकार है, बहुत हल्की बात कर जाते हो। नहीं, आप मेरी पूरी बात सुनिए। आप बोल चुके हो यार, 8 साल मोदी की सरकार है देश के अंदर। जब आप मोदी सरकार से मांगो, या दिल्ली की सरकार में मुखिया बैठे केजरीवाल से मांगो, दिल्ली की कोई समस्या है,
शर्म आती है मेरे को आपको ऐसे पत्रकारों से बात करते हुए भी। बुरा मत मानना इस बात को। ठीक है, आप सही कह रहे हो। हाँ यार आप जवाब मांगो, मोदी साहब से मांगो 8 साल से कि क्या लेके आए वो 8 साल में, उन्होंने देश को क्या दिया इस समय, क्या युवाओं को दिया, क्या दिया युवाओं को, चलो मजदूर भाइयों को मेरे को क्या दिया है, चलो। किसान भाइयों के लिए क्या लेके आए हैं वो। आज महिला किस कदम पर रात को 12 बजे निकलने के लिए घबराती है वो। किसान को सम्मान निधि के तहत पैसा मिल रहा है। आप मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। और आप कहते हो कि कांग्रेस जवाब दे, इसका दुख होता है। चलो वापस सरकार की जिम्मेदारी बनती है, आप चलो जवाब मांगे। वापस आते हैं, क्या वो सेंटर की हो या चलो वो राज्य की सरकार हो। चलो वापस आते हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा की। अब चर्चा यात्रा काफी गर्मा गर्म बहस हो गई। दोबारा आते भारत जोड़ो यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने बोला कि मेरी रैली में कुत्ते आए, बिल्ली आई, सुअर आए, क्या इंसान नहीं पहुंचे थे क्या? मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बहुत बढ़िया बात की आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश को एक संदेश दिया, और संदेश खासकर उनको दिया जो आरएसएस और बीजेपी बैठी है, जो देश को तोड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम करके देश में झगड़े घोलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये बताया कि जब मैं अपनी यात्रा चला तो हमारे यहाँ पे इंसान तो इंसान, कुत्ते भी आए, गाय भी आए, सूअर भी आया, लेकिन हमने किसी को मार के नहीं भगाया, हमने किसी को छेड़ा नहीं है, हमने सबका आदर किया है, सम्मान किया है उनका। ये बहुत बड़ी बात है। और आप सुनिए, और आप इन बातों को हल्के में लेते हो। नहीं, मैं हल्के में नहीं ले रहा। मैंने जो इसकी सुनी, देखिए इतना ही बोला, कितनी बढ़िया बात। क्या बोला उन्होंने? नहीं, इंसानों का जिक्र किया है और मैं बड़ी गंभीरता से कर रहा हूँ, और इस बात पे मैं सच भी लगाने तैयार हूँ। सबसे पहले बोला है कि हमारी यात्रा में सब लोग आए मिलके, हिंदू भी आया, मुस्लिम भी आया, सिख भी, ईसाई भी आया, सब बोला उन्होंने, हर धर्म के लोग आए, लेकिन हमें नफरत कहीं नजर नहीं आई। ऐसी नफरत हमें कहीं नजर नहीं आई जो आज जो आरएसएस जो मीडिया और चैनल दिखाई जा रही है। लेकिन मीडिया वालों की भी मजबूरी है, जो उनके पीछे लोग बैठे हुए हैं, जो दिखा रहे हैं। कुत्ते बिल्ली वाली जो चर्चा है, ये ज्यादा चल गई है, कारण क्या है? सुन लो, आपको क्या कुत्ता कोई जानवर नहीं है क्या? जानवर है, कौन मना करता है? वफादार है, कुत्ता नहीं है। मैं वफादार है। फिर गौ माता है, हमारी माता नहीं है गौ? माता है। फिर आप कैसी बात कर रहे हो? गौ माता का तो जिक्र ही नहीं करा उन्होंने। क्यों नहीं बोला? गौ भी आई उन्होंने बोला है ना। गाय है। मैं दोबारा रिपोर्ट आप देखो, आप पढ़ के आओ पहले तो। मेरे पास आप पहले पूरी तैयारी करके आओ। जब मैं बोल रहा हूँ, मेरे पे रिकॉर्डिंग है, बोलो मेरे पे रिकॉर्डिंग है। ठीक है, छोड़ो उसको, आप छोड़ दो, तय हो जाएगी वो। ठीक है, आगे क्या पूछना चाहते बोलो। बस काफी बढ़िया बातें हुई, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सुभाष, दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।